कर्मों का ऐसा तूफान खड़ा कर दे कि तकदीर भी आपके सामने झुक जाए। क्या आप जानना चाहते हैं कि हर एक क्षेत्र में सफल कैसे बना जाए, मल्टीटास्कर कैसे बने? तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका बच्चा इतनी मेहनत के बावजूद भी असफल क्यों हो रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद भी इंटरव्यू में असफल हो रहा है, या फिर जॉब नहीं मिल रही, या बिजनेस में असफल हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप जानना चाहते हैं कि जिन बच्चों के स्कूल या कॉलेजेस में कम नंबर आते थे, वो आज नौकरी या बिजनेस में इतने सफल कैसे हैं या सक्सेसफुल कैसे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप हर क्षेत्र में कैसे सफल हो, आप मल्टीटास्कर कैसे बने? तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इंटेलिजेंस या बुद्धिमानी किसे कहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपको पता है कि लॉजिक और नॉलेज के अलावा और 11 मल्टीपल इंटेलिजेंस या मल्टीपल मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है और इन्हें कैसे डेवलप किए? तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप अपने आप या अपने बच्चों को डेवलप करना चाहते हैं? तो ये साइंटिफिक साइकोलॉजिकल वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करते हैं। मेरे हाथ में एक प्लेन पेपर है। मान लीजिए ये एक न्यूबॉर्न बेबी जैसा है, जिसके अंदर भगवान ने बहुत ज़्यादा इनबॉर्न इंटेलिजेंस और पावर्स दे चुके हैं। अब मैं इस पेपर को कहूँ कि आपको वॉल या सोल्जर जैसा एकदम स्ट्रेट खड़ा रहना है अपने पैरों पे, तो ये नहीं कर पा रहा है। कितना भी कोशिश करूँ तो नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब मैं इसे क्रश करती हूँ, जब मैं इसे प्रॉब्लम्स देती हूँ, प्रॉब्लम्स में डालती हूँ, मैं इसे चैलेंजेस देती हूँ, तब इसके अंदर एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि उन प्रॉब्लम्स को डील करता है, उन्हें सॉल्व करता है, उनके से एक्सपीरियंस लेता है, अपने इनबॉर्न इंटेलिजेंस को यूज़ करता है, उसे अलग अलग डिमेंशंस देता है, उसे अलग अलग नज़रिया देता है सोचने का। और फिर जब मैं इसे 2 उंगलियों में पकड़ती हूँ तो ये एकदम वॉल जैसा या सोल्जर जैसा स्ट्रेट खड़ा रह पा रहा है। वो क्यों रह पा रहा है? क्योंकि इसके अंदर अभी डिमेंशंस आ चुके हैं। इसने हर एक प्रॉब्लम से जूझा है, उसने एक्सपीरियंस लिया है, अपनी इनबॉर्न एबिलिटीज़ को निखारा है, मॉडिफाई किया है, चेंज किया है, इसीलिए ये ऐसा सक्सेसफुल हो पा रहा है। वैसे ही जब आप अपने बच्चों को प्रॉब्लम्स देते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग देते हैं, उन्हें थिंक करने पे मजबूर करते हैं, तब वो अपने इनबॉर्न इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं, उन्हें मॉडिफाई करते हैं, डेवलप करते हैं, और उसकी वजह से वो लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं। सबसे पहले हम इंटेलिजेंस की जो साइंटिफिक कंसेप्ट है उसे जानेंगे, पोटेंशियल। अब हम जानेंगे इंटेलिजेंस का जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इंटेलिजेंस सिर्फ लॉजिक या नॉलेज होता है, लेकिन नहीं। इंटेलिजेंस 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। पहला आता है थियोरेटिकल पोटेंशियल, जो कि हमारे ब्रेन से रिलेट करता है, हमारे ब्रेन और उसमें जो पास्ट नॉलेज होता है उससे रिलेट करता है। दूसरा आता है प्रैक्टिकल डायरेक्शन, वो है हमारे माइंड से रिलेटेड और जो प्रेजेंट है उससे रिलेटेड। और बाद में आता है थर्ड, फिजिकल पावर। फिजिकल पावर वो हमारे बॉडी या सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं उनसे रिलेट करता है। हमारे जो सेंसेशंस होते हैं, हमारी देखने की क्षमता, हमारी सुनने की क्षमता, इनसे रिलेट करता है। अब हर एक कैटेगरीज में 3 मेन इंटेलिजेंस है और 2 एक्स्ट्रा एक्सटर्नल इंटेलिजेंस होते हैं, जिनको मिला के पूरे 11 मल्टीपल इंटेलिजेंस स्किल्स हमें मिलते हैं। तो चलिए इन सभी को हम लोग डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं थियोरेटिकल पोटेंशियल के बारे में। थियोरेटिकल पोटेंशियल में 3 मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि 3 मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं, जो कि हैं नॉलेज मैनेजमेंट, लॉजिकल मैनेजमेंट और स्पीड मैनेजमेंट। अब नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है? हमने आज तक जितना भी इंफॉर्मेशन लिया है, हमने जितना देखा है, सुना है, हमारे परिवेश में हमने कितना सीखा है, एक्सपीरियंस किया है, वो सारा इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाके स्टोर होता है, और वही इंफॉर्मेशन, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं नॉलेज। अब जब हम लोग उस नॉलेज के ऊपर स्प्लिट सेकेंड में डिसीजन लेते हैं, उसे कहते हैं हम लोग लॉजिक, कि हमारे पास इतना नॉलेज का भंडार पड़ा है, इंफॉर्मेशन पड़ा है, लेकिन इसमें से हमें क्या यूज करना है और क्या नहीं, ये ही होता है लॉजिक मैनेजमेंट।
और वो हम लोग कितने स्पीड से करते हैं वो होता है स्पीड मैनेजमेंट। अब ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि बिना नॉलेज के, बिना इंफॉर्मेशन के तो आप बिल्कुल भी डिसीजन तो नहीं ले पाओगे। अगर आपके पास नॉलेज और स्पीड है और लॉजिक नहीं है तो आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं, और अगर आपके पास नॉलेज और लॉजिक है लेकिन स्पीड नहीं है तो उसका कोई उपयोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आप एक डिसीजन लेने के लिए 4 दिन लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। अगर आप पूरी तैयारी के साथ एग्ज़ाम में गए हैं लेकिन आपके पास स्पीड नहीं है तो आपका पेपर छूट सकता है। वैसे ही तो चलिए इन्हें थोड़े और एक अलग नज़रिए से देखते हैं। अब इन्हें अगर हमें अच्छे से समझना है तो हम लोग इसे मोबाइल से कंपेयर कर सकते हैं। मोबाइल में आपने ये 3 चीज़ें सुनी होगी, प्रोसेसर, रैम और रोम। अब ये तीनों चीज़ें क्या होती है? सभी को पता है कि रोम यानी कि इंटरनल स्टोरेज होता है। आप मेनली मोबाइल्स में 500 GB का जो रोम होता है वो स्टोरेज करता है। वो क्या स्टोर करता है? जितने भी आपने सेल्फीज निकाली है, वीडियोस निकाले हैं, जो भी आपने सर्च किया है, ऐप का डाटा है, एक्सेट्रा, वो सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। वैसे ही नॉलेज मैनेजमेंट यानी कि हमने जितना भी इंफॉर्मेशन हमने लिया है, हमने जितना देखा है, सुना है, हमारे ऊपर परवरिश जैसी हुई है, हमने जो एक्सपीरियंस से सीखा है, वो सारा इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाके स्टोर होता है और वही होता है नॉलेज मैनेजमेंट। दूसरे नंबर पे आता है रैम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। वो एक स्प्लिट सेकंड मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जो कि सारा इंफॉर्मेशन को लेके कुछ डिसीजन लेना है तो उसमें काम आती है मोबाइल में, करेक्ट। वो 4 GB, 6 GB एक्सेट्रा होती है। और यही होता है हमारा लॉजिकल मैनेजमेंट। वो भी हमारे नॉलेज यानी कि इंफॉर्मेशन से जो चीज़ें चाहिए सिर्फ उतनी चीज़ें लेके जो स्प्लिट सेकंड डिसीजन है वो लेता है। और फिर आता है प्रोसेसर। अगर आपका प्रोसेसर बहुत अच्छा है तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, लेकिन अगर प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो आपके पास कितना भी रैम या रोम हो, आपका गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा। वैसे ही अगर आपके पास स्पीड नहीं है, आप जल्दी से डिसीजन नहीं ले सकते, टाइम से डिसीजन नहीं ले सकते, तो नॉलेज और लॉजिक होने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए सक्सेसफुल होने के लिए या फिर थियोरेटिकल पोटेंशियल होने के लिए आपको इन तीनों मैनेजमेंट स्किल्स होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम लोग देखेंगे कि ये थियोरेटिकल जो पोटेंशियल होता है वो हमें कहाँ से मिलता है। तो उसके बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे कि फैमिली हमें संस्कार देती है, हमें एक्सपीरियंस देती है सोशल लाइफ का। फिर आता है स्कूल हमें टेक्निकल चीज़ों के बारे में सिखाता है, इंफॉर्मेशन देता है। बुक्स भी हमें इंफॉर्मेशन देती है, हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव देती है उस इंफॉर्मेशन को देखने का। और फिर IT और सोशल मीडिया, जो कि हमारा न्यू एज इंफॉर्मेशन सेंटर है, जहाँ से हमें हर एक दुनिया भर की चीज़ें पता चलती है। अगर यहाँ पे कुछ भी चीज़ें, अगर समझ लीजिए कि फैमिली में जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है, या फिर है ना फैमिली में कुछ दिक्कतें आ रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा है ना डिफेक्टिव हो सकता है। हमारा जो इफ़ेक्ट होगा, मतलब कि जो इसका परिणाम होगा हमारे ग्रोथ पे या फिर मैनेजमेंट या इंटेलिजेंस पे, वो नेगेटिव होगा। वैसे ही अगर स्कूल में सिर्फ है ना सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो भी कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। वैसे ही अगर आप गलत बुक्स पढ़ रहे हैं या फिर है ना गलत नॉलेज ले रहे हैं, तो वो भी ज़्यादा है ना नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। और सोशल मीडिया आपको पता ही है कि उसके कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे हमारे इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता की दूसरी कैटेगरी के पर, जो कि है प्रैक्टिकल डायरेक्शन। अब प्रैक्टिकल डायरेक्शन में भी 3 मल्टीपल इंटेलिजेंस आते हैं या मैनेजमेंट स्किल्स आते हैं, जो कि है इमोशनल मैनेजमेंट, डिजायर मैनेजमेंट और लीडरशिप मैनेजमेंट। अब इमोशन मैनेजमेंट क्या होता है? हमारी जितने भी भावनाएं हैं, चाहे खुशी हो या गम हो, तो ये हमारे हमेशा थिंकिंग या लॉजिक पे अफेक्ट करते हैं। अगर हम लोग है ना, ऐसा कहा जाता है कि प्यार और जंग में जब सब जायज़ है, क्योंकि प्यार में हम सोच ही नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है, वहाँ पे लॉजिक कम पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा इमोशन हावी पड़ जाता है, हमारा माइंड हावी पड़ जाता है। दूसरा आता है डिज़ायर मैनेजमेंट। अगर आपके पास है ना पूरी दुनिया भर की नॉलेज है, लेकिन आपके पास इच्छा ही नहीं है
कि आपको कहीं जाना है, आपको नंबर 1 बनना है, आपको टॉप करना है, आपको सक्सेसफुल बनना है, तो उस नॉलेज का कोई भी उपयोग नहीं हो सकता, उसका कोई भी यूज नहीं है। और लास्ट में आता है लीडरशिप, कि मुझे हमारे जितना भी हमारा जो सोशल सर्कल है या फिर सोसाइटी है उसमें नंबर 1 बनना है। ये जो फीलिंग आती है वो लीडरशिप है। तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और डिजायर इच्छा शक्ति तीव्र रखें तो आप लीडर बन सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल डायरेक्शन के कुछ एग्जांपल्स के बारे में, ताकि आपको पता चले कि इमोशनल मैनेजमेंट और डिजायर मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है सक्सेस पाने के लिए। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेंगे एग्जाम टाइम का। आपने ये देखा होगा कि एग्जाम टाइम पे आपके टीचर्स जो है वो आपको सब बताते हैं, तो आपके पास नॉलेज जो है वो 100% रहता है, लॉजिक भी 100% रहता है। और आपने ये भी सुना होगा कि कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि जब मैं एग्जाम हॉल में गया तो मेरा माइंड ब्लैंक हो गया, या फिर है ना पेपर मेरा छूट गया, या फिर कंप्लीट नहीं हो पाया, मेरा पेपर कवर नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एग्जाम हॉल में जाते ही उनके पास आता है स्ट्रेस, एंजाइटी आ जाती है उन्हें, उनका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, उनका पेपर कवर नहीं हो पाता। तो क्योंकि उनके पास इमोशनल मैनेजमेंट नहीं था, तो नॉलेज और लॉजिक होने का कोई फायदा नहीं हुआ और उनका पेपर कवर नहीं हो पाया। दूसरी तरफ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पूरा सिलेबस आता है, उनके पास नॉलेज 100% है, लॉजिक 100% है, लेकिन उनके पास इच्छा शक्ति ही नहीं है। उन्हें ऐसा है कि मैं पेपर ही नहीं दूंगा, तो पेपर देने ही नहीं आते, और देने आते हैं तो या तो सिर्फ पासिंग के लिए जितना ज़रूरी है उतना लिख के आ जाते हैं, या फिर कुछ भी लिख के आ जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि उनके पास इच्छा शक्ति यानी कि डिजायर मैनेजमेंट नहीं है। तो आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि भले ही बच्चे के पास कितना ही नॉलेज या लॉजिक क्यों ना हो, अगर उसके पास इमोशनल मैनेजमेंट या डिजायर मैनेजमेंट यानी कि इच्छा शक्ति ना हो तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल जो है महाभारत या भगवत गीता से लिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्जुन, जिन्हें एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी के रूप में जाना जाता था। उनके पास धनुर्विद्या का 100% नॉलेज था, 100% लॉजिक था, उनके पास स्किल्स थी धनुर्विद्या की। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब उन्होंने देखा कि उनके सामने उनकी फैमिली खड़ी है, उनके गुरु खड़े हैं, तो उन्होंने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया, उनके हाथ कांपने लग गए। आप कह सकते हैं कि उनका जो माइंड है वो ब्लैंक हो गया। वो कहने लगे कि मैं अपने ही रिलेटिव से, अपने ही फैमिली से, अपने ही गुरु से कैसे लड़ सकता हूँ। और वहाँ पे कृष्ण भगवान ने उन्हें समझाया कि अपने इमोशंस को काबू में रखना है। आप ये मत देखिए कि सामने कौन खड़ा है, आपका जो धर्म है, आपका जो कार्य है कि आपको लड़ना है वो करना चाहिए। यानी कि उन्होंने कोपिंग द इमोशन सिखाया, उन्होंने डिजायर मैनेजमेंट सिखाया, और फिर अर्जुन ने धनुष बाण उठा के वो महायुद्ध जीता। अब यहाँ से रिलेटेड मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। उन्होंने ये तो सीख लिया कि इमोशन मैनेजमेंट क्या होता है, डिजायर मैनेजमेंट क्या होता है, और उन्होंने महायुद्ध जीता। लेकिन जब भगवान कृष्ण का देहांत हुआ था और उनकी 16 सहस्त्र पत्नियों की रक्षा की जिम्मेदारी अर्जुन पे पड़ी थी, तब वो बहुत ही ज़्यादा निराश थे, क्योंकि उनके जो परम मित्र भगवान कृष्ण थे उनका देहांत हो गया था। और जब जंगली आदिवासी लोग वहाँ पे युद्ध करने आए थे, उनका जो कोपिंग द इमोशंस था वो नहीं कर पाए थे। वहाँ पे उन्होंने महाभारत में तो सीखा था, मतलब कि कुरुक्षेत्र में तो सीखा था कि अपने इमोशंस को कोप करना है, इच्छा शक्ति प्रबल रखनी है, लेकिन वो उसे कंटिन्यू नहीं रख पाए और वहाँ पे वो उन आदिवासियों से हार गए जिनके पास अर्जुन जितना नॉलेज, स्किल या लॉजिक नहीं था, लेकिन फिर भी हार गए। क्यों? क्योंकि वो अपना जो इमोशनल मैनेजमेंट या डिजायर मैनेजमेंट है उन्हें कंटिन्यू नहीं रख पाए। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि आप कितने ही बड़े धनुर्धारी क्यों ना हो, आपके पास आप हमेशा ग्रेटेस्ट क्यों ना कहलाए जाते हो, आपके पास नॉलेज, लॉजिक, स्किल 100% क्यों ना हो, अगर आप अपना इमोशंस को कोप नहीं कर सकते, अगर आप डिजायर मैनेजमेंट नहीं कर सकते, तो आप सक्सेस नहीं पा सकते। हमारा जो अगला एग्जाम्पल है स्टीफन हॉकिंग्स का। स्टीफन हॉकिंग्स जाने माने साइंटिस्ट है, लेकिन आपको ये भी पता है कि वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड है। जब उन्हें अपनी पैरालिसिस का पता चला तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब मैं पैरालाइज्ड हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता, बल्कि उन्हें एक इच्छा थी कि मैं
कुछ खोजूं, मुझे इस चीज़ के बारे में जानना है, और उस इच्छा शक्ति और उस पॉजिटिव माइंडसेट से वो आज के एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। अगर वो अपने इमोशन मैनेजमेंट नहीं कर पाते, अगर वो निराश होकर बैठते कि मैं पैरालाइज हो चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो आज जिस मुकाम पे हैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाते। इसीलिए आपके पास है ना डिजायर मैनेजमेंट और इमोशनल मैनेजमेंट होना जरूरी है, ताकि आप सक्सेस हो सके। अगला एग्जाम्पल है चाणक्य का। उन्होंने एक दासी पुत्र को हमारे देश सम्राट बनाया। वो कैसे बनाया? तो उन्होंने उन्हें सिखाया कि इमोशनल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, डिजायर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, और उसकी मदद से उन्होंने एक दासी पुत्र को सम्राट बनाया। हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो शिवाजी महाराज जी का है। जब उन्होंने शुरुआत की थी तो वो सिर्फ एक जमींदार थे जिनके पास मुट्ठी भर गांव थे, लेकिन उनके पास एक स्वप्न था, यानी कि उनके पास एक इच्छा शक्ति थी हिंदवी स्वराज बनाने की। और इसी इच्छा शक्ति के ऊपर और उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी, उसके बल पे उन्होंने मराठा साम्राज्य को एक्सपांड किया। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये आप देख सकते हैं कि कैसे लीडरशिप मैनेजमेंट और डिजायर मैनेजमेंट के बल पे शिवाजी महाराज और उनके जो सैनिक थे उन्होंने कैसे सक्सेस हासिल किया। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ लॉजिक या नॉलेज होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि आपकी जरूरत है डिजायर, इमोशन मैनेजमेंट और लीडरशिप मैनेजमेंट की भी। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सक्सेस नहीं ले पाएंगे। अब हम देखेंगे इंटेलिजेंस की अगली कैटेगरी के बारे में, जो कि है फिजिकल पावर। फिजिकल पावर में 3 मैनेजमेंट स्किल्स या इंटेलिजेंस आते हैं, जो कि है एनर्जी एंड स्पीड मैनेजमेंट, एग्रेसिव एंड सेंसिटिव मैनेजमेंट और वर्कफोर्स मैनेजमेंट। अब ये क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। एनर्जी एंड स्पीड मैनेजमेंट, हमारे अंदर एनर्जी होती है, हमारे रिएक्शन टाइम होते हैं, जैसे कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, हमारी देखने की क्षमता, हमारी सुनने की क्षमता। अब हम लोग कितने जल्दी किसी भी पॉइंट को यहाँ से वहाँ देख सकते हैं, तो ये हमारी स्पीड हो गई, एनर्जी हो गई। इसे हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या वो ज़्यादा है या कम है, ये आता है एनर्जी एंड स्पीड मैनेजमेंट में। अब एग्रेसिव एंड सेंसिटिव मैनेजमेंट, तो आपने देखा होगा दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो एकदम एग्रेसिव होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, वो है ना हर एक मुसीबत का सामना डट के सामना करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, अपने अंदर ही रहते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो उसे सामना नहीं करेंगे, बल्कि अपने आप ही सोचते रहेंगे। तो ये जो है ये एग्रेसिव एंड सेंसिटिव मैनेजमेंट के अंदर आता है। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आता है वर्कफोर्स मैनेजमेंट के अंदर, कि आप कितनी देर तक का कोई काम कर सकते हो, कितनी एग्रेशन के साथ वो काम कर सकते हो, या तो उसका टाइम स्पैन जो होगा वो ज़्यादा होगा, या फिर उसमें जो पावर होगी वो ज़्यादा होगी। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आता है वर्कफोर्स मैनेजमेंट के अंदर। अब इन्हें अच्छे से समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स जिसके हम समझ सकते हैं कि ये 3 मैनेजमेंट कैसे काम करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे सचिन तेंदुलकर का आप देख सकते हैं। अगर आप उन्हें ध्यान से देखें तो आप उन्हें बॉडी बिल्डर टाइप नहीं देख सकते, वो उनके पास बॉडी नहीं है, लेकिन उनके पास है टेक्निक। वो कोई भी बॉल आए तो उसे वो 6 या 4 में कन्वर्ट कर ही देते थे। तो ये कैसे होता था? तो वो होता था स्पीड एंड एनर्जी मैनेजमेंट के द्वारा। उनको पता है कि कौन सी स्पीड से बॉल आ रही है, तो उन्हें कौन सी टेक्निक या उन्हें कैसा अपना रिएक्शन देना चाहिए जिसकी वजह से वो जो बॉल है वो या तो 6 या 4 में कन्वर्ट हो सके। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उनके अंदर जो उनकी जो एनर्जी थी, यानी कि बॉडी के ऊपर जब उनका जो कंट्रोल था और जो टेक्निक थी, उसके वजह से वो आज क्रिकेट की दुनिया के गॉड माने जाते हैं और क्रिकेट की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो रेस कार्ट का है। रेस कार्ट आपने F1 कार रेसिंग देखा होगा, वहाँ पे एकदम स्पीड में गाड़ियाँ चलाई जाती है, लैप्स किए जाते हैं। तो उन्हें उस स्पीड में कंट्रोल मेंटेन करना है कि कब जाके उन्हें टर्न लेना है, कब ब्रेक लगाना है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे भी आप एक बेहतरीन एग्जाम्पल है स्पीड एंड एनर्जी मैनेजमेंट का। हमारा जो अगला एग्जाम्पल है ऑनलाइन गेमिंग या फिर कोडिंग का।
आपने देखा होगा कि आजकल के जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो वहाँ पे उनका रिएक्शन टाइम अगर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ से 4 दिशाओं से है ना एनिमी आ रहा है और उन्हें कौन से और वो कितने रिएक्शन टाइम में उन चारों को शूट कर पाते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल हुआ स्पीड एंड एनर्जी मैनेजमेंट का। और वहाँ पे एक दूसरा पर्सपेक्टिव देखते हैं, जैसे कि कोई क्विज कंपटीशन हो गया। वहाँ पे क्विज कंपटीशन तो नॉलेज और लॉजिक का होता है, लेकिन जब वो रैपिड फायर राउंड जैसे हो गए तो वहाँ पे आपको एग्रेसिवनेस दिखाना पड़ता है कि आपको सबसे पहले बजर बजाना पड़ता है या सबसे पहले टैप करना पड़ता है ताकि आप आंसर दे पाए। तो ये कब पॉसिबल है? जब उस बच्चे के अंदर एग्रेसिवनेस होगा। जो प्रॉब्लम है उसे फेस करने के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्शन टाइम होगा। तो यहाँ पे भी आप स्पीड एंड एनर्जी और एग्रेसिव एंड सेंसिटिव मैनेजमेंट का एक अच्छा कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो पढ़ाई का है। आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे होते हैं वो 12-12, 14-14 घंटे पढ़ाई करते हैं लगातार, और कुछ बच्चे होते हैं कि जो 5 मिनट भी डेस्क पे नहीं रह सकते। तो ये जो है वो वर्कफोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है कि आप कितने देर तक लगातार एक ही काम करते रह सकते हैं, वो होता है वर्कफोर्स मैनेजमेंट। अब हम इस वीडियो के अंत तक आ चुके हैं। हमने 11 में से 9 मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में जाना, उनका देखा कि उनका जो को रिलेशन है या इंटरडिपेंडेंस है वो कैसा है। अगर कोई एक भी ज़्यादा या कम हो तो उसका कैसा परिणाम आ सकता है आपके सक्सेस के ऊपर, वो भी देखा। अब मैं इसके आगे जो 11 इंटेलिजेंस है उनके डिटेल में वीडियोस निकालने वाली हूँ। मैं ब्रेन एक्टिवेशन, मिड ब्रेन एक्टिवेशन और इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के कोर्सेज शुरू करने वाली हूँ। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ में मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूँगी। आप यहाँ पे एक लिस्ट देख सकते हैं 11 मल्टीपल इंटेलिजेंस या मैनेजमेंट स्किल्स की। मैं चाहती हूँ कि आप इन स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए और है ना हर एक इंटेलिजेंस के आगे एक नंबर दीजिए कि आप में या आपके बच्चे में ये कितने प्रतिशत अवेलेबल है, और उसका एक चार्ट बनाइए ताकि आप देख सके कि आपके जो ओवरऑल इंटेलिजेंस है या फिर ओवरऑल आप में जो एबिलिटीज़ है वो कैसी दिख रही है। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो वो आपको ज़्यादा या कम दिख सकती है, लेकिन ओवरऑल से आपको पता चलेगा कि क्या आप उसमें ज़्यादा स्ट्रांग है या वीक है। इसमें मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आपने वो 5 अंधे लोगों की कहानी तो सुनी होगी। वहाँ पे 5 अंधे लोगों को एक हाथी के पास लेके गया और सबको है ना अलग अलग पार्ट्स के वहाँ पे खड़ा करके पूछ लिया कि हाथी कैसा है। एक अंधे ने सूंड पकड़ी, एक अंधे ने पकड़ा कान, एक अंधे ने उसके पैर पकड़े, एक अंधे ने पकड़ी उसकी पूंछ और एक अंधे ने उसकी पीठ पकड़ी। अब जिसने पीठ पकड़ी उसने बोला कि हाथी तो एक दीवार जैसा है। जिसने उसके पैर पकड़े उसने बोला कि हाथी तो एक खंबे जैसा है। जिसने उसकी पूंछ पकड़ी उसने कहा कि हाथी तो एक रस्सी जैसा है। यहाँ पे ये जो है ये पूरा हाथी है, लेकिन ये हाथी के कान, हाथी के पूंछ, हाथी के पैर, हाथी की पीठ ये है। तो आप अंधों जैसे है ना एक एक चीजें मत देखिए, बल्कि पूरे हाथी यानी कि इस पूरे चार्ट को देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आप या आपका बच्चा दुनिया में कौन से लेवल पे है। और अगर आपको ये होमवर्क थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, या आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है और आपकी मदद की ज़रूरत है, तो डोंट वरी, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे एक मोबाइल नंबर और वेबसाइट लिंक है जहाँ पे आपको इसकी पूरी जानकारी फ्री में उपलब्ध की जाएगी कि ये कैसे करना है, उससे क्या क्या बेनिफिट मिलता है, और 60 पेज का एक रिपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपको इससे नहीं हो रहा है तो आप मदद लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ये तो सिर्फ 2 पेजेस है, लेकिन ये पूरा रिपोर्ट 60 पेजेस का है जिसमें ये सारे के सारे मल्टीपल इंटेलिजेंस डिटेल्ड में बताए गए हैं, और उसकी जो प्राइस है वो 500 रुपीज़ से ही शुरू हो जाती है। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है
जो है ना 500 रुपीज़ के लिए है ना बहुत सालों तक है ना प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। वो देखते हैं कि बाद में देख लेंगे, बार्गेनिंग करते रहते हैं, लेकिन हर साल अपने ही बच्चे के लिए 1200 या 1500 का केक लेते हैं। हर बार कपड़े लेते वक्त 1200 या 2000 के कपड़े लेते हैं, शर्ट लेते हैं, लेकिन सिर्फ 500 रुपये के लिए बार्गेनिंग करते रहते हैं। अगर आपको इसमें मदद चाहिए या फिर आपको एक साइंटिफिक एनालिसिस चाहिए अपना या अपने बच्चे का, तो आप है ना जो नीचे दी गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे वीडियो के अंत में भी वहाँ पे एक स्लाइड दिखाई जाएगी, आप वीडियो को पॉज करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कौन ये टेस्ट करना चाहेगा या फिर ये कौन एक्सरसाइज करना चाहेगा या मेरा कोर्स फॉलो करना चाहेगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।